गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बीए पार्ट प्रथम का सेकंड पेपर की आपको किताब की फ़ोटो दिख रही है यहाँ पर, गद्य विविधा। फर्स्ट पेपर आप पढ़ रहे थे जिसमें आपने कबीर, मीरा, सूरदास, तुलसीदास आदि कवि पढ़े हैं। अब हम थोड़ा सेकंड पेपर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर से फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे। एक बार हम सेकंड पेपर को भी उतना ही कर ले जितना हम फर्स्ट पेपर को पढ़ चुके हैं। तो ये जो गद्य विविधा है इसमें कहानियाँ हैं आपके, और कहानी है, रिपोर्टाज है, डायरी है, संस्मरण है, ये सब आपके सिलेबस में है। तो ये किताब है गद्य विविधा। सबसे पहले हम बात करते हैं कहानियों की, कि कहानी कहना आदिम काल से ही हम सुनते आए हैं और सुनाते आए हैं। कहानी हमारी एक ऐसी परंपरा है जिसको हम अपनी दादी से, नानी से, बड़े बुज़ुर्गों से हम सुनते रहते हैं। गांव से लेकर शहर तक में आज भी ये परंपरा शुरू है, या कह सकते हैं कि बनी हुई है। आज भी छोटा बच्चा आकर हमें ही कहता है बुआ कहानी सुनाओ, दादी कहानी सुनाओ, नानी कहानी सुनाओ, और हम बहुत पीछे लौट जाते हैं और वहीं से शुरू कर देते हैं। एक राजा था, एक रानी थी। तो ये कहानी जो है वो मनुष्य के मनोरंजन का साधन थी। आज मनोरंजन के बहुत साधन हो गए हैं। सोशल मीडिया है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, और कई सारे संचार के माध्यम हैं जिनसे हम मनोरंजन करते आ रहे हैं और करते हैं। लेकिन पहले के समय में एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो कला थी, जिसको आप नृत्य कला भी हम देखते हैं, संगीत कला हम देखते हैं, कहानी की परंपरा हम देखते हैं, ये सारी जो परंपरागत कथा रूप भिन्न भिन्न हमारे आज प्रदेश में है। जैसे राजस्थान में अलग तरीके की परंपरा है, तमिलनाडु में, असम में, केरल में, सब में अलग अलग तरीके की परंपराएं हैं। लेकिन सभी राज्यों में या संपूर्ण भारत में कहानी कहने और सुनने की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पंचतंत्र है, हितोपदेश है, पौराणिक कथाओं का भी यही महत्व रहा है, जहाँ मनुष्य का उसने मनोरंजन किया है। हिंदी लेखकों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है प्रेमचंद का। प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए कहा कि सबसे उत्तम कहानी वो होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो, जिसमें व्यक्ति के मनोभावों का आकलन किया गया हो। सबसे अच्छी कहानी प्रेमचंद उस कहानी को मानते हैं। तो कहानी कहने और सुनने की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन पौराणिक काल से ही है, और पूरे विश्व में ही ये परंपरा है। पर हम हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रेमचंद का नाम मुख्य रूप से हम लेते हैं। जयशंकर प्रसाद है, वो भी कहानी का जो मूल सौंदर्य मानते हैं, वो मानते हैं रस, कि उस कहानी को पढ़ने में हमें मज़ा आना चाहिए, रस आना चाहिए। हम उस कहानी को प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ें, उसमें ऐसा एक स्वाभाविक गति होनी चाहिए। तो कहानी जो विधा है वो एक ऐसी विधा है जिससे कि स्वाभाविक मनुष्य की भावों को गति प्रदान होती है। आप कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए, जब हमको हमारी दादी या नानी या दादा नाना कहानी सुनाते हैं तो हम कितने मग्न होकर उस कहानी को सुनते हैं, और हमें लगता है कि वो कहानी हमारे सामने घटित हो रही है। अब उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उनकी कहानी सुनाने का जो ढंग है वो कैसा है, वो किस तरह से हमारे मनोभावों को छू रहा है, और किस तरह से हमारे मनोभाव उन सब भावों को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये कहानी सुनाने का एक ढंग होता था। दूसरी बात आगे हम इसकी करें तो मानव जीवन और जगत में किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, किसी भी मनोभाव को लेकर कोई भी कहानी लिखी जा सकती है, और उसको पढ़कर पाठक अभिभूत हो जाए, उसको आनंद आए, तो ये वो रसिक्त हो जाए, रस से भीग जाए, ये कहानी की एक विशेषता है। पर ये कोई मुकम्मल परिभाषा हम इसको नहीं कह सकते, अंतिम परिभाषा हम इसको नहीं कह सकते। कहानी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है।
कहानी मानव जीवन और उसकी जो स्थितियां हैं उनका प्रभावशाली चित्रण करती है। अब आपके जो सिलेबस में उपन्यास और कहानी, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। तो कहानी में कथानक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक छोटे से अंश को लेकर भी हम कहानी लिख सकते हैं, लेकिन उपन्यास में कथानक का होना बहुत आवश्यक है। कहानी में एक मार्मिक विचार हो लेकर भी हम कहानी लिख सकते हैं, जबकि उपन्यास में जीवन के विविध पक्ष आते हैं, क्योंकि स्वाभाविक